हम कई बार इस बारे में बात कर चुके थे इसी शो में कि सीएम फेस की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। सीएम फेस की घोषणा हो गई, महागठबंधन ने कह दिया भाई तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इसमें एक सवाल ये उठता है आपके सवाल के बाद कि ऐसा क्यों किया, क्यों आपने जब वोट अधिकार यात्रा हुई उसमें जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पीएम कैंडिडेट जो है वो राहुल गांधी है, उसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कह पाई कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम का चेहरा है, जबकि है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं उनकी बात को इम्प्लीमेंट करने की टीम उनके पास नहीं है। जब कोई बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं तो उनके जो लोग हैं, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे कैबिनेट मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वो उस बात को ज़मीन तक लेके जाते हैं। ये फ़र्क है। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसा सांप है जिसके जहर के दांत है ही नहीं, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको सुनो। बिहार चुनावों से पहले प्रशांत किशोर हाइप बहुत ज़बरदस्त थी उनकी। बीते 6-7-8 दिनों से उस हाइप में थोड़ी बहुत कमी आई है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, ये जो इलेक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 वर्सेस 1, मतलब एनडीए वर्सेस गठबंधन के अंदर। देश में आज की डेट में 2 ही वोटर हैं, एक वो जो मोदी को हराना चाहता है, एक वो जो उनको जिताना चाहता है। एंकर है महिला, वो कह रही थी कि भाई दिए जलाएंगे और पटाखे भी फोड़ेंगे और खूब फोड़ेंगे, इससे किसी का दिल जलता हो तो जलता रहे। ये मीडिया के लोग या सरकारें, ये किसी की नहीं होती। जो लोग आपको प्रवोक कर रहे हैं कि आप पटाखे बजाओ क्योंकि आप हिंदू हो, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अरबों खरबों के पटाखे आप लोगों को हिंदू बना के आप लोगों को बेचे जा रहे हैं। आप लोगों के फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं। देश के राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, गृह मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सारे कैबिनेट मंत्री, सब सांसद, सबके घर हैं। जब ये अपने लिए इस दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, देखी जाए के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी का। थैंक यू जी। जिनके साथ साप्ताहिक चर्चा हम लोग करते हैं, यात्रा करते हैं इस शो में। हर बार की तरह इस बार भी यात्रा करेंगे बिहार से लेकर दिल्ली तक की। और सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे जिन्होंने यात्रा की दिल्ली से बिहार तक, और काफ़ी कुछ बदला बिहार के पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। तेजस्वी यादव की घोषणा सीएम फेस के तौर पर महागठबंधन कर चुका है। घोषणा की है अशोक गहलोत साहब ने, आउट ऑफ नोवेयर। राजस्थान से बिहार कैसे पहुंचे अशोक गहलोत? घोषणा अशोक गहलोत ने क्यों की? मेरे दिमाग में ये सवाल आया और हम लोग अभी रिकॉर्ड करने से पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे। आदेश जी ने साफ कहा है शो में बताऊंगा, तो शो में हम जानेंगे अशोक गहलोत ने चर्चा क्यों की है। सीएम फेस पे तेजस्वी की घोषणा थोड़ी देरी से हुई। 2 कहावतें हैं, देर आए दुरुस्त आए, या फिर बड़ी देर की मेहरबान आते आते। इन दोनों में से क्या चरितार्थ होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा जनसुराज के घटते हुए हाइप पर भी होगी। चर्चा ये भी होगी कि सीएम फेस जब घोषित हो गए हैं तेजस्वी यादव, तो इसका इम्पैक्ट एनडीए पर क्या पड़ने वाला है। और पूरे शेयरिंग में, पूरे महागठबंधन के इक्वेशंस में कांग्रेस ने अपने लिए क्या रखा, कुछ बचा या नहीं बचा, इसके बारे में भी आदेश जी से बातचीत होगी। बातचीत थोड़ा बहुत पॉल्यूशन के ऊपर भी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि सनातनी है तो पटाखे फोड़िए। कई लोगों के दिल जलाएंगे पटाखे फोड़ के, लेकिन अब जो फेफड़े जल रहे हैं उसका दोषी कौन, और क्या कुछ राजनीति उसके अंदर है? आदेश जी के साथ बातचीत होगी। इन तमाम सवालों पर चर्चा शुरू करते हैं सर। तो सीएम फेस की घोषणा, हम कई बार इस बारे में बात कर चुके थे इसी शो में कि सीएम फेस की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यादव से अलग जो ओबीसी कास्ट था या ईबीसी था, उसमें सेंध मारना चाह रहे थे या चाह रहे थे उसमें से कुछ वोट शेयर आ जाए, ऐसा आपने कहा था, उसकी वजह से नहीं कर रहे थे। फाइनली सीएम फेस की घोषणा हो गई, महागठबंधन ने कह दिया भाई तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इतना ही नहीं, मुकेश साहनी की डिमांड भी मानी गई। डिप्टी सीएम पे मुहर लग गई है कि जीतते हैं तो डिप्टी सीएम इनको बना दिया जाएगा। पहला सवाल तो इसमें यह है कि घोषणा की है अशोक गहलोत साहब ने, ये राजस्थान से बिहार की फ्लाइट कैसे पकड़ी इन्होंने, क्यों पकड़ी, अचानक से कैसे आए पिक्चर में? नहीं, फ्लाइट सीधी नहीं थी, दिल्ली होके गए थे। अच्छा। हाँ, वो 2 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, सीनियर पर्यवेक्षक, या उसको बोलते हैं सीनियर ऑब्जर्वर्स। एक है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल। तो फ्लाइट पहले जयपुर से उड़ी, दिल्ली आई, लेकिन ये फ्लाइट तब उड़ी जब बहुत देर हो चुकी थी, नुकसान हो चुका था सारा। अब मैं इसमें एक सवाल ये उठता है आपके सवाल के बाद कि ऐसा क्यों किया, क्यों आपने जब वोट अधिकार यात्रा हुई उसमें जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पीएम कैंडिडेट जो है वो राहुल गांधी हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कह पाई कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम का चेहरा है, जबकि है, सबको पता था, सर्वविदित है वो चीज। हाँ, सबको पता था कि भाई इनके अलावा कोई और दूसरा चेहरा नहीं है। जब लालू परिवार के अंदर ही ये बात तय हो चुकी है तो फिर गठबंधन को मानने में क्या दिक्कत थी। ठीक बात है। दरअसल था क्या कि आपने दो कहावतें सुनाई और एक और है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, है ना। तो इससे हासिल क्या किया, जब जब कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कृष्णा लवेरू और बाकी लोग जाते थे लालू यादव के या तेजस्वी यादव के पास, चर्चा करते थे सीट शेयरिंग को लेके, तो वो कहते थे पहले सीएम की बात कर लेते हैं। तो जब आपको सीट शेयरिंग अच्छे से करनी थी तब वो सीएम की बात कर रहे थे, और जब सीटें सब लूट पीट गई तब आपने जाके सीएम की घोषणा कर दी। तो एक हर चीज़ का एक मकसद होता है, मोटिव होता है कि आपने ये क्यों किया। मुझे इस बात के पीछे कोई मोटिव नज़र नहीं आता कि बिहार के प्रभारी ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे करके क्या हासिल किया। नंबर 1, उन्होंने राहुल गांधी को ये मैसेज दिया कि देखो मैं लालू परिवार से सेट नहीं हुआ हूँ, यानी मैं उनसे लड़ रहा हूँ, मैं लगातार कॉन्टेस्टिंग जोन में हाँ, कॉन्टेस्टिंग जोन में हूँ। लेकिन क्या होता है, एक सीमा होती है लड़ने की। आखिर में आपका स्टेक वहाँ 20% का है, यानी कांग्रेस पार्टी का जो मेजर स्टेक है वो आरजेडी का है। राइट। और पिछले बार के चुनाव में भी जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी वो आरजेडी ही आई थी, बीजेपी नंबर 2 पे थी। ठीक है, अब आपने ये मैसेज, जरा से लड़ाई शुरू होती है कि जब कृष्णा को बिहार का प्रभारी बनाया जाता है और वो बनते ही क्या करते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से हटा देते हैं और राजेश राम जो है वो अध्यक्ष बन जाते हैं। वहाँ लड़ाई शुरू होती है और वहाँ से अखिलेश वर्सेस कृष्णा का एक नया चैप्टर खुल जाता है। और वो चैप्टर जो है वो चैप्टर इतना बड़ा हो गया कि आपने अपनी ईगो की लड़ाई में, दूसरा कृष्णा ने गलती ये की कि वो ज़मीन पे नहीं उतरे, लोगों से नहीं मिलते थे, उनके पास कोई फीडबैक सिस्टम नहीं था। बिहार में क्या है, अब सोचो कि पटना के एयरपोर्ट पे ये लोग लैंड करते हैं और वहाँ हिंसा हो जाती है, मारपीट हो जाती है। क्यों? आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो पटना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में धरना चल रहा है जी। जो नाराज़ लोग हैं, जो बागी लोग हैं, जो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय नहीं हुआ। और सही बात है, सामाजिक न्याय नहीं हुआ। इसका उदाहरण देता हूँ आपको। एक सामाजिक न्याय क्यों नहीं हुआ, राहुल गांधी ने बात की कास्ट सेंसस की और एक नारा दिया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और अब जाके पता चला है कि इनको 61 सीटें मिली हैं। जब मैंने वो सीटें चेक करी तो मैंने पाया कि सिर्फ 6 टिकटें ईबीसी को दी गई, जबकि ईबीसी मैनिफेस्टो अलग से लॉन्च किया। ईबीसी मैनिफेस्टो जारी किया गया था पटना में, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और खड़गे साहब उस कार्यक्रम में थे। तो जब जो कांग्रेस पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं या जो टिकटें बांट रहे थे, उनको ये बात इंश्योर करनी चाहिए थी कि जो हमारे नेता का नारा है ईबीसी का, हम उनकी हिस्सेदारी बढ़ाएं। और ये 6 सीटें भी वो दी गई हैं जो सबको पता है कि ये हारने वाली सीटें हैं। ठीक है, तो कहाँ गया सामाजिक न्याय, और ये किसकी भूल है? अब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन कौन था? अजय माकन, कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरार हैं, और ट्रेजरार मतलब राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं, इसीलिए वो ट्रेजरार हैं। आदमी अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को ही अपना खजाना की चाबी सौंपता है। ठीक है, तो अजय माकन का ये फर्ज बनता था कि उस बात को इंश्योर करें जो उनके नेता ने बात कही है। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव, उनका ये फर्ज बनता था, प्रभारी का फर्ज बनता था, और प्रभारी के साथ साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, इमरान प्रतापगढ़ी, परिणीति शिंदे, कुणाल चौधरी, इन सब का ये फर्ज बनता था कि जो हमारे नेता ने एक नारा दिया है, जो वो एक सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उसको हम इंश्योर करेंगे टिकटों में। बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं। हमेशा एक चीज़ होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं उनकी बात को इम्प्लीमेंट करने की टीम उनके पास नहीं है। उन्हीं की पार्टी के लोग उनको डिरेल कर देते हैं, उनकी बात को या उनके नारे को, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उधर जब कोई बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं तो उनके जो लोग हैं, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे कैबिनेट मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वो उस बात को ज़मीन तक लेके जाते हैं। ये फ़र्क है।
तो कहीं ना कहीं मुझे फिर ना इसमें फिर इकबाल की कमी दिखाई देती है कि आपकी लीडरशिप में जो है ना वो है नहीं जो होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय की बात हुई, वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब मैं आता हूँ कि आपने सीएम क्यों नहीं घोषित किया था। जब तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हमारे कैंडिडेट पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी हैं, तो आपको उसके बाद ही ये घोषणा कर देनी चाहिए थी। इस बात पे भी कृष्णा ने जिद की कि नहीं, हम नहीं करेंगे और हम विदाउट फेस जाएंगे चुनाव के अंदर और बाद में हम अच्छे से बार्गेन करेंगे। वो पॉसिबल नहीं था। और अब क्या हुआ, अब आपको खराब सीटें भी मिली, कम भी मिली और आपको फाइनली उनको मानना पड़ा कि नहीं, तेजस्वी ही हमारे सीएम का चेहरा है। स्ट्रैटेजी क्या थी इसके पीछे कि अगर हम यादव को फेस बनाएंगे सीएम का, तो जो ईबीसी की छोटी जाति हैं वो भाग जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्या बिहार के लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनको नहीं पता सीएम कौन बनेगा महागठबंधन में? बिहार छोड़ो कि हरियाणा के लोगों को भी पता है कि वहां सीएम कौन बनेगा। नेचुरल चॉइस है वो। हाँ, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ी पार्टी वो हैं, पूर्व डिप्टी सीएम। सबसे बड़ी बात होती है कि छोड़ दो बिहार के लोगों को, आरजेडी में लालू परिवार भी बहुत बड़ा परिवार, जिसमें उनकी बेटियां हैं, उनके 2 बेटे हैं, जिसमें अलग अलग लड़ भी रहे हैं। हाँ, लड़ भी रहे हैं, खुल के लड़ते हैं मीडिया में। जब उसमें ये तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही हमारे नेता हैं, सबने मान लिया उनको। तेज प्रताप कई बार भूल चुके हैं बात, भले वो पार्टी में नहीं है। जी। तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत थी? दरअसल राहुल गांधी को ये मैसेज देना था कि मैं इनसे लड़ रहा हूँ, मैं इनसे सेट नहीं हुआ हूँ, और कुछ लोग हैं जो दबाव डाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर के कि जो हमें आरजेडी के हिसाब से काम करना चाहिए, और फ्यूचर में भी हम जो है वो आरजेडी से लड़ेंगे और अपना संगठन खड़ा करेंगे। ऐसी ही बात थी तो आपके पास अच्छा मौका था इस बार ही, आप 243 सीट कंटेस्ट कर लेते पूरी की पूरी। आप अगर लड़ाई की शुरुआत कर ही दी तो अंत तक पहुंचाते, बीच में क्यों? फिर तो पूरी लड़ते ना भाई। लड़ाई आधी नहीं होती, लड़ाई पूरी होती है, आधा तो बीच में रह जाता है और बीच में गलत। दूसरा क्या है, आज की डेट में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को या अपने समकक्ष या अपने जूनियर जो अलग अलग पार्टी के चीफ्स हैं या चीफ बनने वाले हैं, उन सबको साथ लेके चल रहे हैं। आपने हेमंत सोरेन को छोड़ दिया, जेएमएम को सीट नहीं दी। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला के आपने अपने नेता की बात को छोटा कर दिया, जो उसके ब्रॉडर नैरेटिव को आपने बहुत काट दिया उसको आपने। कोई अच्छा संकेत नहीं गया है। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने वहां अपने सारे बागियों को समझा बुझा के बैठा दिया है। यहाँ आप आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लगभग 10-11 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस या फिर लेफ्ट वर्सेस वीआईपी वर्सेस कांग्रेस या आरजेडी, यानी गठबंधन के ही सारे उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हुए, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। हाँ, इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक जी, भले ही आगे चल के हो जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो कुल मिला के आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, आपने सिर्फ गवाया है इस बात में कि नहीं, मैं अपना अपर हैंड कैसे रखूं। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है प्रभारी की, कृष्णा लवेरू की। जिम्मेदारी बनती है संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल की। जिम्मेदारी बनती है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन की। जिम्मेदारी बनती है अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की, क्योंकि वो भी सीनियर पर्यवेक्षक हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने प्रभारी कृष्णा से मिलने से मना कर दिया और कहा कि मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, तब वेणुगोपाल ने दिल्ली से इनको अशोक गहलोत को भेजा, और तब गहलोत साहब जो है, क्योंकि सीनियर व्यक्ति है ना, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, गिरती हुई सरकार बचाने वाले व्यक्ति हैं। एक लंबा उनका इतिहास है। वो देखो क्या होता है, बात बराबर में होती है। लालू यादव और अशोक गहलोत बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक बात। कृष्णा लवेरू और लालू यादव बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। तो ये इनको पहले सोचना चाहिए था। एक एडिशनल हैंड देते, कहते कि भाई ठीक है, 2 लोग और रहेंगे साथ में और बातचीत ये करेंगे गठबंधन से, एक्सपीरियंस लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो तो किया नहीं। अब जब तेजस्वी ने मना कर दिया, चिचलेदर होगी, आपकी बैंड बज गई मीडिया में, बिहार में, तब जाके गहलोत साहब की एंट्री होती है। वो वहाँ लैंड करते हैं, वो उनसे कल बात की, परिवार से मिले, दोनों से मिले, और उसके बाद आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव है। गहलोत साहब जादूगर कहलाए जाते हैं। हाँ, वो खुद ही कहते हैं वो। नहीं, वैसे भी नैरेटिव तो है कि जादूगर हैं। सीपी जोशी को 1 वोट से चुनाव हरवाना हो, या फिर सचिन पायलट वाला जो पूरा प्रकरण है उसके बावजूद सरकार बचा लेना हो,
तो गहलोत साहब का पॉलिटिकल हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा कई बार काबिल तारीफ़ लगता है, कई बार बहुत ज़बरदस्त ऐसी बू आती है कि साजिशों के माहिर व्यक्ति हैं। तो क्या बचा पाएंगे इस वक्त जो स्थिति महागठबंधन की है? मुझे लगता है उनका रोल अब ज़्यादा नहीं बचा है। गहलोत साहब का रोल इतना ही था कि वो किसी तरीके से जाके दोनों पार्टियों में बेहतर कोऑर्डिनेशन करें और मिलजुल के इस जो झगड़ा इसको सुलझाएं, और वो उन्होंने सुलझा दिए। अब तेजस्वी यादव हो गए सीएम कैंडिडेट। भाई यही तो मेन मांग थे ना आरजेडी की। अब आपने क्या किया, जब ये बात नहीं मानी ना तो उन्होंने 4 खराब सीटें दे दी कांग्रेस पार्टी को, जहां जीतने के चांस है ही नहीं। और जो 3 अच्छी सीटें थी जहां कांग्रेस पार्टी बहुत छोटे मार्जिन से हारी थी, वो रख ली आरजेडी के पास। नुकसान हो गया, विनेबिलिटी आपकी कम हो गई, सीटें। और फिर भी आपने बात मानी। या तो शुरुआत नहीं करते, शुरुआत करते तो मैं वही कह रहा हूँ, लड़ाई आगे सबसे बड़ी करती है, लड़ाई होती है अंत तक जाती है, फिर वो अच्छा लड़ाई आर पार होती है। ठीक बात है, बीच में नहीं होता ये चाटा मार दिया फिर छुप गए। ये बच्चों वाली और गली वाली गुंडई नहीं चलेगी, चलेगी तो प्रॉपर चलेगी। तुम्हारी औकात नहीं है उसके आगे गुंडई में। तो आरजेडी यार उनका तो क्या कहूँ उसका मैं, उनके जो मेरिट्स हैं वही गुंडई के हैं। नहीं ये तो बहुत सामान्यकरण हो जाएगा। नहीं मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं जीत रहे हैं वो। ये आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, ठीक है। जो यादवों ने उनके राज में किया, लालू जी के राज में किया, आज तक भी लोग उस बात को लेके, उनको एक जो वर्ड है वो जंगल राज जो हमेशा नेशनल मीडिया यूज करता है, उसी बात को जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि ये यादव सरकार लेके आते हैं और इनके कारण सरकार जाती है। तो मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ उनको। तो आप उनसे गुंडे में जीत ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन 20-25 सालों पहले जो ये माहौल था उसका परसेप्शन भी बड़ा जबरदस्त तरीके से डेवलप किया गया और बनाया गया, रखा गया है हमेशा। वरना 20-25 सालों में परसेप्शन तोड़ने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वो अदर देन यादव एंड मुस्लिम, उनके अपर कास्ट भी, राजपूत भी हैं, भूमियार भी हैं, ठीक है, और कुशवाहा भी देते हैं वो लोग, दलित भी देते हैं, वो सब जातियों के उनके विधायक होते हैं। लेकिन मैसेज आता है कि नहीं ये पार्टी सिर्फ मुसलमान और यादव की है। तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है इनके खिलाफ, ये उसको तोड़ने में कामयाब नहीं है। अब मैं यहीं से एक सवाल ये लेना चाहता हूँ कि जब ये सीएम फेस की घोषणा हुई तेजस्वी यादव की, तेजस्वी ने बहुत सारे भाषण दिया, उसमें बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स रखे। एक पॉइंट ये भी था कि अगर मेरी परछाई ने भी कुछ गलत किया तो उसे भी सजा दिलवाऊंगा, उसके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। तो क्या इस तरह का बयान कुछ नैरेटिव सेटिंग में मदद कर सकता है? देखिए, जाहिर है हर पार्टी का जो मुखिया होता है वो एक बेहतर सामाजिक मैसेज देने की कोशिश करता है और सभी वर्गों को एड्रेस करने की कोशिश करता है। आज उनको अच्छे से बात पता है कि हमें अगर यादव और मुसलमान के अलावा कुछ थोड़ा सा ओबीसी और थोड़ा दलित वोट मिल जाए, या दोनों में से थोड़ा थोड़ा चंक मिल जाए, या सिंगल भी मिल जाए, तो इनकी जो गाड़ी है वो सीएम हाउस तक पहुंच सकती है। ठीक बात है, ठीक है। लेकिन अकेले यादव और मुसलमान के सारे नहीं पहुंच सकते। अब जब इन्होंने ईबीसी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया था तो उनको सामाजिक न्याय की बात, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ, उसको इंश्योर करना चाहिए था। वो इंश्योर नहीं हुआ इन लोगों से। दूसरा, ईबीसी जो किसका वोटर है, वो वोटर नीतीश कुमार का। यानी आपको अगर सत्ता में आना है तो आपको नीतीश कुमार का वोट में सेंध लगानी पड़ेगी। ठीक बात है, सिंपल है। अब उस ईबीसी को गारंटी कौन देगा? मुख्यमंत्री का जो फेस है वो देगा कि नहीं, आपकी जो प्रोटेक्शन है, आपकी जो दिक्कतें हैं गांव में, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और जब वो कह रहे हैं परछाई, तो एक तरीके से पॉलिटिकली डिकोड करें तो वो कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं। वो यादवों को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम लोगों को सत्ता में आना है तो हमें इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को बदल लो। अखिलेश यादव की भाषा में कहें तो कह रहे हैं कि भैया आ जाने दो, आ जाने दो, ठीक है ना। तो वो उनका जो मैसेज है कि मेरी परछाई, वो यादव कम्युनिटी को इस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि अगर तुम लोगों को सत्ता चाहिए तो तुम अपनी जो बाकी छोटी जातियां हैं ईबीसी में या ओबीसी में, लैंडलेस ओबीसी हैं, ठीक है, आप उन सबको प्रोटेक्ट करके चलो, उन सबको साथ लेके चलो, तभी तुम्हारी नैया पार लग सकती है। इसको अगर मैं डिकोड करूँ तो ऐसे हो सकता है। एक चीज़ और बताइए, जो ये सीट शेयरिंग वाला ही मामला है या फिर सीएम पद की घोषणा और डिप्टी सीएम पद की घोषणा, वीआईपी पिछली बार एनडीए का घटक दल थी, उसमें जितनी सीटें उसको मिली थी उससे ज़्यादा सीटें मिल गई। डिप्टी सीएम पद पे घोषणा हो गई कि भैया मुकेश सहनी जो हैं डिप्टी सीएम बनेंगे। कांग्रेस 70 पे लड़ी थी, 61 पे रह गई। ना कोई पद ना कोई घोषणा।
तो वीआईपी को इतना कुछ कैसे मिल गया? वीआईपी को ना टिका के रखना है, उसके साथ गठबंधन और वीआईपी के बीच में जोड़ लगाना है फेविकॉल का, कहीं वो छिटके ना। ठीक है, छिटकने की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा उन्हीं की इसलिए है कि अगर कहीं हम ये मान लें, ज़ूम कर लें, हाइपोथेटिकल है कि अगर सीटें कम रहती हैं एनडीए की, तो जो पहली कड़ी होगी टूटने वाली वो मुकेश सहनी होंगे, और वहाँ उनको डिप्टी सीएम पद भी मिलेगा, मंत्रालय भी मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इन्होंने पहले ही उनकी बात मान ली है, और जो मांग रहा है, और वो जो उनकी जाति का जो वोट बैंक है वो है हर गांव में, वो एक मेजर चंक है। तो उस बात का भी ख्याल रखा और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम इन्होंने घोषित कर दिया। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छी पहल है गठबंधन को मजबूत करने की। ये दोनों काम बहुत पहले कर देने चाहिए थे, लगभग 1 महीना पहले ये दोनों काम हो जाने चाहिए थे। तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम होंगे। और अगर 1 महीने पहले ये काम हो गया होता तो आज कांग्रेस पार्टी को हिस्से में भी एक डिप्टी सीएम आ गया होता, घोषणा हो चुकी होती शायद। राजेश कांग्रेस पार्टी नहीं, शायद नहीं, नाम मत लो नाम। ये कहते हैं कि मुकेश सहनी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जिन्हें चाहेगी वो भी डिप्टी सीएम हो, मतलब एक खाता एक आपके खाते में आ जाता अगर ये सही समय पे एक रीजनेबल बार्गेन हो गया होता। तो देरी भी कर दी, हासिल भी कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में कहावत है, तो मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, कह दीजिए। ज्यादा जो होशियार महिला होती है ना, वो 2 बार आटा गूंथती है, पहले कम गूंथ लिया, अब वो खत्म हो गया जी, ज्यादा खाने वाले हो गए। कहावत बेशक मिसोजिनिस्ट है, लेकिन कहावतें इसी तरीके से हरियाणा में ऐसी होती है, मुझे माफ कर देना गलत लगे तो, लेकिन थोड़ा सा क्रूअल सा राज्य है हमारा, वहाँ मतलब बड़ी बड़ी बातें भी ऐसी बोल देते हैं। तो इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, सीटें भी कम रह गई, कुछ मिला भी नहीं, अच्छी सीटें भी नहीं मिली, सीटें भी कम रहेगी। आपने उनकी बात भी मान ली, आपने मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम कर दिया, कांग्रेस को क्या मिला बताओ? कुछ नहीं मिला। जो आप एक लार्जर नैरेटिव को लेकर चल गए थे, सिवाय शीशा लेदर के, सिवाय आपको अपमानित होने के, सिवाय मार पिटाई के विजुअल आने से, सिवाय पीसीसी में धरने के, क्या मिला आपको? एक चीज आप भूल गए, मैं याद दिला देता हूँ, आपके ट्विटर पे देखा था मैंने, सिवाय कुछ ऑडियो लीक्स के। हाँ, ऑडियो लीक्स के, सिवाय कुछ टिकटें कटने के। तो आफा कालम और राजेश नाम का एक ऑडियो लीक आपके ही ट्विटर टाइमलाइन पे मैं सुना था। वो तो पुष्टि करते हैं आप उस ऑडियो की? हाँ, सबको पता है। वो तो वहाँ बिहार में जितने रीजनल चैनल सब में चलाया वो। तो अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, हमको जो करना था वो कर चुके हैं। कौन ले रहा है? इसीलिए हटाया था अखिलेश प्रसाद सिंह को, क्योंकि वो अगर होते तो डोमिनेट करते। हर फैसले के पीछे कहानी होती है। तो ये जो डोमिनेंस है, कृष्णा अल्लावरू की डोमिनेंस की बात आप कर रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू का जो डोमिनेंस है वो अल्टीमेटली राहुल गांधी के डोमिनेंस से देखा जाए? नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा, आप देखो राहुल गांधी क्या करते हैं, जैसे शीट शेयरिंग चलती है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कृष्णा अल्लावरू जो हैं इस कैपेसिटी में थोड़ी होंगे किसी को हटा देंगे, वो तो रिकमेंड कर सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी जो है वो प्रभारी की बात के साथ चाहते हैं। उनको लगता है कि प्रभारी को स्टेट चलाना है तो उन्हीं को ही वो फैसला करना है, और आई विल गो विद जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और इंचार्ज, ओके, जो उनका फैसला होगा मैं उसके साथ जाऊँगा। लेकिन वो ये गलत करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। जैसे टिकटें बट रही थी या सीट शेयरिंग चल रहा था, उसमें इंटरव्यू नहीं करते, नहीं मेरा काम ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें नेताओं को पता होता है कि जो हमारा बॉस है कुछ बोलेगा नहीं, फिर वो अपनी मनचाही कर लेते हैं, और इसीलिए जो आपका ईबीसी का सामाजिक न्याय था वो जख्मी हो गया। भाई आप क्यों नहीं करना? जब आप एक पॉलिटिशियन हो, आप एलओपी हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, आप 5 बार के सांसद हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, तो आप क्यों नहीं करना चाहते हैं सब? आप बैठो, बताओ कि कितनी सीटें मिल रही हैं, मेरे साथ मीटिंग करो। ठीक बात है। कौन कौन सी मिल रही हैं? यू जस्ट कैन नॉट रन अवे। आप अपने ही भाग सकते हैं भाई, या तो आप पॉलिटिक्स में हो और या नहीं हो। ये नहीं हो सकता कि नहीं वो कर लेंगे।
और फिर एक बात तो ये भी आती है ना, राजनीति केवल चुनाव नहीं है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन राजनीति आप जो कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो उसकी ताकत आपको चुनाव ही देगी, चुनाव आपको आज की जीतने डेट पड़ेंगे। में भाई अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हो, ठीक है, आप किसी के हक की बात करते हो, तो वो कैसे आएगा? वो सत्ता से आएगा ना। एग्जैक्टली। और सत्ता कैसे मिलेगी? चुनाव जीतना पड़ेगा आपको। आप क्यों बार बार चुनाव हारते जा रहे हो? क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं होते। आपने लोकसभा चुनाव में ये भी नहीं देखा कि हम कितनी सीटों पे हमारा बेहतर कैंडिडेट चुनाव, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शॉर्ट मार्जिन से चुनाव हारे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होता, आप वॉर रूम में बैठते पूछते कि भैया बताओ मुझे कहाँ क्या क्या चल रहा है, जो स्ट्रैटेजिस्ट उनके साथ बैठ के आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप कह तो देते हो मोदी जी से चुनाव लड़ते हैं, भाषण देते हैं, अरे वो इन्वॉल्व भी होते हैं भाई। प्रधानमंत्री हर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बैठते हैं, क्या जरूरत है उनको? वो भी बोलते हैं अमित शाह को, नड्डा साहब को कि करके मुझे बताना। चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपकी सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है और आप 3rd टर्म लोकसभा चुनाव हार चुके हो। और हर राज्य में आप लगभग 2nd क्लास पार्टी ही हैं। हाँ, अपने अलायंस में बिल्कुल है, जहाँ जहाँ अलायंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप अगर इन्वॉल्व नहीं होगी ना तो फिर ऐसे ही फैसले होंगे। मतलब जितनी बातचीत हुई है उसमें लगभग आपने जाहिर कर दिया है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते देर आए दुरुस्त आए की कोई संभावना आपको नहीं दिख रही है। नहीं, सॉलिड स्टेटमेंट है ये। नहीं, चुनाव बदलेगा, उठेगा। चुनाव कब बदल जाए, कब उठ जाए, कब बैठ जाए, कोई नहीं कह सकता। चुनाव सेटल होता है आखिर के 5 से 7 दिन में। अच्छा, एक चीज़ और बताएं आप, प्रशांत किशोर जो ओवर हाइप्ड, मैं तो ओवर हाइप्ड कहता हूं, लेकिन हाइप बहुत ज़बरदस्त थी उनकी बिहार चुनावों से पहले, बीते 6, 7, 8 दिनों से उस हाइप में थोड़ी बहुत कमी आई है और उनकी जो कैंडिडेट्स थे 3 सीटों पे बैठे भी हैं, कहा जा रहा है कि भाजपा ने बिठाए हैं उनको। तो इस पूरे चीज़ को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने आपके एक शो में एक बात कही थी कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, ये जो इलेक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 वर्सेस 1, मतलब एनडीए वर्सेस गठबंधन के अंदर। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में आज की डेट में 2 ही वोटर हैं, एक वो जो मोदी को हराना चाहता है, एक वो जो उनको जिताना चाहता है। ठीक है, यानी एक वोटर ऐसा है कि जो वोट देगा गठबंधन को और एक जो एनडीए को, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और आप देखो कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 19 का लोकसभा चुनाव हो, इन पिछले 11 साल की राजनीति में 3rd फ्रंट की गुंजाइश कहीं नज़र नहीं आती। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि देश में 2 ही वोटर हैं, एक साथ है, एक खिलाफ है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जब अपने आप को जो मेहनत कर रहे थे, वो जो प्रोजेक्ट कर रहे थे अपने आप को, तो उसकी मुझे गुंजाइश कम लगती थी, इसलिए मैंने आपके शो में वो बात कही थी और इसलिए मैं आज उसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर की दूसरी गलती मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ये वही वाली बात होगी, लड़ाई शुरू की है तो पूरा लड़िए और अंतिम तक लड़िए। जब आपने खुद ही विड्रॉ कर लिया तो उससे क्या हुआ, आपका जो, हालांकि वो खुद स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मुझसे ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन जब आपने विड्रॉ किया तो आपका जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था बिहार के लोगों के बीच में, चाहे आपको कम वोट आती, देखिए जब आप राजनीति में है ना तो हार जीत कोई मायने नहीं रखता। पॉलिटिक्स में आप हैं तो आप हारेंगे भी, आप जीतेंगे भी। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 5, 6, 7, 8 चुनाव हारे और आखिर में आके फिर एमएलए बने और फिर मंत्री बन गए। ठीक है ना, राजनीति में बहुत ज़्यादा गेम जो है ना वो डेस्टिनी का होता है और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और कोई पार्टी कभी खत्म नहीं होती। 10 साल सुना मैंने कांग्रेस मुक्त भारत, नहीं हुआ ना। कोई नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कौन कब कम बैक कर जाएगा कोई नहीं जानता। याद है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, और ऊपर से फोन गया तो डिप्टी सीएम बने और उसके बाद पलट के मुख्यमंत्री बने। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में कैसे आ रहे थे, व्हाइट हाउस में लोग घुस गए थे, दंगा फसाद हो गया था बिल्कुल, 4 साल बाद वापसी करी, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। इंदिरा गांधी। अब आपने इंदिरा गांधी की बात कर दी है ना तो आपको कहानी सुनाता हूँ। हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, अब तक शो में कहानी नहीं आई। कांग्रेस के पास एक सबसे बड़ा संगठन था यूथ कांग्रेस जी, और ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी
जब सत्ता से हटी और उसको वापस सत्ता दिलाने में यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। यूथ कांग्रेस ने उसको वापस सत्ता में बैठा दिया। उस वक्त कमलनाथ वगैरह सब यूथ कमलनाथ, कांग्रेस में संजय थे। गांधी सब थे, और ये सब यूथ कांग्रेस के प्रोडक्ट थे। हम्म, और राजीव गांधी के समय में भी बहुत सारे नेता थे जो डेवलप होके आए, यूथ कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी पावर क्या थी? यूथ कांग्रेस, युवा। युवा कांग्रेस। वही इंदिरा गांधी को वापस सत्ता में लेके आई, और राजीव गांधी के समय में भी वो जो नेता डेवलप हुए वही जाके बाद में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बने। तो वो एक बहुत बड़ा संगठन था, मैं कह रहा हूँ था। लेकिन इसमें तो क्रांतिकारी बदलाव किए थे राहुल हाँ, मैं गांधी उसी ने। पे आ रहा हूँ। 2007-8 में इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि यूथ कांग्रेस के अंदर इलेक्शन होगा। हम्म, किसने किया? राहुल। नहीं, सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, जय जगत टीम ने। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो राहुल गांधी का था ना कि चुनाव होने चाहिए। राहुल गांधी का चुनाव खुद का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, उनके कॉन्सेप्ट बहुत कम है जो उनके अपने हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कभी। अब ये वाली सुनो। तो जय जगत टीम जो है, ये आज की जो जय जगत है, तब ये लोग इलेक्शन सिस्टम लेके आए, और तब से लेके 2007-8 से लेके और अब तक यूथ कांग्रेस का जो जनाजा निकला है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आज यूथ कांग्रेस किसी लायक नहीं बची है। क्यों? यूथ कांग्रेस बारूद थी और कांग्रेस पार्टी तोप थी। उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। तो जब तोप के पास बारूद नहीं होगा तो किस काम की? शोपीस। शोपीस है ना वो, उसको फिर महल के ऊपर खड़ा कर लो ऐसे करके, अच्छी लगेगी वो। तो बड़ी स्ट्रैटेजिकली, बड़े तरीके से कांग्रेस पार्टी की तोप को बारूद के बगैर खड़ा कर दिया गया है। और इसका जो कॉन्सेप्ट था कि चुनाव कराना, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, फिर राज्य का चुनाव, इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय झगड़े के। और हर रोज यूथ कांग्रेस को मारते गए और आज तक मारते आ रहे हैं। आज कुछ नहीं है वो। श्रीनिवास जब तक थे तब तक तो थोड़ा बहुत मीडिया में नहीं, चर्चा भी वो रहती थी। मीडिया में चर्चा वो अलग है, ऑक्सीजन मैन वो सब संगठन के लिहाज से। संगठन के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो इस यूथ कांग्रेस को, इस तोप के बारूद को बड़े सिस्टमैटिकली इन लोगों ने ख़त्म किया। और आज कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसा सांप है जिसके जहर के दांत है ही नहीं, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपके शो में। बारूद तो है ही नहीं, तोप खड़ी है, चला लो। तो चुनावों के बाद भी दरअसल मतलब सोच, इंटेंशन जो भी रहा हो, आप तो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। ना इंटेंशन नहीं, मैं तो आपको पूरा बता रहा हूँ, डिकोड करके, समझ के, जानकारी लेके। और अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ में, जो धीरे धीरे हो जाएगा। थोड़ा सा एलोबरेट करें आप। अभी रहने दो, थोड़ा सा कभी पूरा कर दूंगा अच्छे से। एक दो लाइन में कर दीजिए। मेरा ही ये लोग चाहते हैं कि अब ये इनकी जो लोग हैं अब कांग्रेस पार्टी के संगठन पे में बैठे हैं, यानी इनके लोग जो है वो संगठन महासचिव बने और पूरी पार्टी का संगठन को कंट्रोल करें। अब जैसे आरएसएस का हेड ऑफिस का है, मतलब मुख्यालय में नागपुर में, इनका कहाँ है? वर्धा में। तो ये ना, ये धीरे धीरे मतलब करके बिल्कुल सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांधी परिवार में सिवाय एक को छोड़ के बाकी सब समझ रहे हैं। तो फैसला केवल एक की वजह से लिया जा रहा है? नहीं, वो तो उनका फैसला, हमें क्या करना, हमारी थोड़ी पार्टी है। हम तो, हमारा काम है रिपोर्ट करना, बोलना, लिखना, बताना। नहीं तो ये भी तो आप डिकोड करके हमारा जब आप काम कह है, रहे हैं कि हमारा जो मेन काम है नीरज, वो है टॉकिंग पॉइंट देना जी, जिसको मैं बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि आप समाज को, राजनीति के लोगों को एक टॉकिंग पॉइंट दीजिए, उस पर बात हो, उस पर चर्चा हो, उस पर विमर्श हो, और जो भी बेहतर निकल सकता है वो निकले, और जो जिसके लिए सही है वो उसको सही करे, नहीं करना है मत करे, हमें हमारा क्या, हमने तो टॉकिंग पॉइंट दिया। हमारा काम है टॉकिंग पॉइंट देना।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस यूथ कांग्रेस को सिस्टमैटिकली, स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया गया है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, स्ट्रेटजिकली जब मैं किसी भी चीज़ को ख़त्म करूँगा तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। और मान लीजिए आप जैसा कह रहे हैं, अगर उस बात को पूरी तरीके से सही माने तो यूथ कांग्रेस आपने ख़त्म कर दिया, जो जहर के दांत थे वो आपने निकाल लिए सांप के। इसके बाद आप कांग्रेस के संगठन को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं, बगैर संगठन नहीं, मतलब उसको आप कंट्रोल चाहते हैं, जैसा वहाँ पे था यूथ कांग्रेस में। एक इलेक्शन सिस्टम ने ना उसको पूरा तबाह कर दिया। लेकिन यूथ कांग्रेस में कंट्रोल कैसे आया? कंट्रोल ऐसे आया कि आप अपने विचार लेके आए, आपने कहा कि मेरे क्रांतिकारी विचार हैं और हम इस तरीके से ये करेंगे कि चुनाव होगा और उस चुनाव के ज़रिए हम आम घरों के बच्चों को के लिए दरवाज़ा खोल देंगे ताकि वो उसमें आ सकें। लेकिन कुछ नहीं हो पाया वैसा। दरअसल हुआ तो ये कि पैसों का गेम बन गया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गया और जिन लोगों के पास पैसे थे वही चुनाव लड़ पाए, बड़े बड़े नेता पुत्रों के अलावा कोई नेताओं के बच्चों के अलावा कोई कुछ नहीं बन पाया जी। यूथ कांग्रेस के चुनाव में सोचो आपकी 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं स्टेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। कौन सी लूट मच रही है भाई? और उसके बाद जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो कह रहा है मैं तुझसे क्या लेना, बाक मैं तो खुद जीत के आया हूँ। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो उससे बात नहीं कर रहा है। हायरार्की पूरी डिस्टर्ब होगी पूरी की पूरी। और इस बात को कोई आज भी समझने के लिए राजी नहीं है कि तुम्हारी तोप में बारूद ही नहीं है। और ये हुआ नहीं है, किया गया है। ये बात बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, ये हुआ नहीं है, ये किया गया है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, जब कुछ किया जाता है उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? हो सकता है असाइनमेंट पे हो, स्लीपर सेल हो सकता है असाइनमेंट पे हो, और वो तो उनको देखना है ना जो मालिक है। भाई आप देखिए कि तोप तो है, बारूद है नहीं, बारूद कैसे ख़त्म हुई, कहाँ गई और कौन लोग इसे ख़त्म कर रहे हैं, ये आपका जाविया है। आप लोगों को भी कुछ लग रहा हो तो बता दीजिएगा हमें। हालांकि चर्चे को अब लेके चलते हैं दिल्ली में, क्योंकि बड़ी गंभीर बात हो गई है और कुछ ऐसी जिस पे बड़ी तफसील से अभी आदेश जी भी बता नहीं रहे हैं। बोला इन्होंने अगले किसी और शो में पूरी तरीके से बात करेंगे। नहीं, अभी मैंने बताया सिर्फ यूथ कांग्रेस का। हाँ, संगठन पे बस एक हिंट दिया है, तो इसीलिए तो अब चर्चे के रुख को हम बिहार से और कांग्रेस से उठा कर ले आते हैं दिल्ली, और उस पर बात कर लेते हैं जिस पर बात करना आदेश जी को ज़्यादा पसंद है नहीं। तो आदेश जी, बात आपके फ्रेटर्निटी की, हमारे फ्रेटर्निटी की। उसमें क्या हो गया? उसमें तो होता ही रहता है साहब। दिवाली बीती है, सनातन जाग गया। बहुत सारे लोगों को कह रहे थे सनातनी परंपरा है पटाखे फोड़ने का। एक जो एंकर है महिला, वो कह रही थी कि भाई दिए जलाएंगे और पटाखे भी फोड़ेंगे और खूब फोड़ेंगे, इससे किसी का दिल जलता हो तो जलता रहे। तो ये दिल जलाते हुए पटाखे फोड़ने का ये अपील मीडिया फ्रेटर्निटी के जरिए। मेरा 3 दिन से गला चौक है, नाक चौक है, चेस्ट में कंजेशन है, ठीक है। तो पता नहीं वो किसका दिल जला रही थी, मेरा तो फेफड़ा जल रहा है। दूसरा देखो, मैं क्या बताऊँ आपको, ये ना इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। ये मीडिया के लोग या ये सरकारें, ये किसी की नहीं होती। सरकारें आएंगी जाएंगी, बुज़ुर्गों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे अपने घर में भी हो रही है। तो ये बेसिकली पता क्या है, सबके अपने अपने एजेंडे हैं और उसमें फंस कौन रहा है? आम लोग। उनको क्या कहा जा रहा है कि आप हिंदू हो और ये आपका अधिकार है कि आप पटाखे जलाएं। जबकि पटाखों का आविष्कार होता है चीन में। हाँ, अब मैं इसका बताता हूँ कि इसकी असली जड़ क्या है। हिंदुओं को, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको समझना पड़ेगा कि इसकी जड़ क्या है। इसकी जड़ है पटाखा बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है। अरबों खरबों का खेल है, जो हमारे हिंदू भाई नहीं समझ रहे हैं कि जो लोग आपको प्रवोक कर रहे हैं कि आप पटाखे बजाओ क्योंकि आप हिंदू हो, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अरबों खरबों के पटाखे आप लोगों को हिंदू बना के आप लोगों को बेचे जा रहे हैं। आप लोगों के फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं, आपके बच्चे खास रहे हैं, आपके माता पिता खास रहे हैं, और ये कहाँ जा रहा है आप लोगों को पता ही नहीं है। और जो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं इन सब में, और वो सब उसमें शामिल है, वो जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात,
और सोच समझ के बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल एक नया जाविया भी है इस चीज़ में। ठीक है। और सारी कंपनियां साउथ की हैं, जानकारी भी दे दूँ साथ में, सारी कंपनियां साउथ की हैं। ये सारा खेल माल का है, ये सारा खेल हिंदू वर्सेस कुछ नहीं है। हिंदू बना के अरबों खरबों का धंधा हो रहा है और सबकी जेब भरी जा रही है और तुम लोग बीमार हो रहे हो। सेल्स का जो तुम लोग खांस रहे हो हिंदू बन के, तुम्हारे फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों की छाती रुक रही हैं, ठीक है। कितनी बीमारियों में तुम्हें पता ही नहीं है। जेबें खाली भी तुम्हारी हो हाँ, रही हैं। तुम्हारी हो रही हैं। सो ये हिंदुज्म का तो तुम हिंदू भी बन रहे हो, जेब भी खाली कर रहे हो, बीमार भी हो रहे हो, बताओ, और पैसा कोई और कमा रहा है। ये है सनातनी हिंदू जो पटाखे चला रहे हैं ना, अरबों खरबों का खेल है, इसमें सब शामिल है। मैं नाम लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी बहुत हो जाने दीजिए। नहीं, वो दूसरी हो जाएगी उसको झेल नहीं पाएंगे, कोई कोर्ट केस कर देगा। मसला बाजारवाद का ही है, और बाजारवाद के सिर्फ बाजारवाद, कुछ नहीं है। हिंदुज्म तो केवल वो सेल्स डेक जो होता है। हिंदुओं को ये बात समझ नहीं आती। दिक्कत ये है कि आप लोगों को हिंदू बना के जेबें भरी जा रही है लोगों की, और जेब तो बहुत छोटी चीज बोल रहा हूँ, घर भर रहे हैं। ठीक बात। धंधा है हजारों करोड़ का, आप लोग खुश हो रहे हो हम हिंदू। अरे कितने पटाखे, कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ बेच रही है, किस किस शहर में, किस किस राज्य में, किस किस को कमीशन, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अब जब आप ये बात कर रहे हैं तो एक दिलचस्प सा वाकया मैंने नोट किया था, और मैं ये तस्वीर भी दिखा रहे होंगे हमारे एडिटर, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये तस्वीर मैंने खींची। दीपावली, दीपों की आवली हिंदी में, मतलब दीपों की कतार होती है, उसको दीपावली कहते हैं। मिथोलॉजिकल संदर्भ अगर हम लें तो रामचंद्र जो हैं वो वापस लौटे वनवास से जब अयोध्या, तो अयोध्या वासियों ने खुशी में घी के दिए जलाए, वहाँ से ये प्रथा चालू हुई। पटाखों की अगर बात करें तो पटाखे तो चाइना में कहीं पे आविष्कृत हुए, उसके बाद पुर्तगाल के थ्रू थोड़े बहुत इधर आए, और बाबर इधर लेके आया इंडिया में। तो कल्चरल मान्यता तो हमारा पटाखा हो ही नहीं सकता है। और दीपावली का मतलब दीपों की आवली होती है। अच्छा, मैं त्योहारों से बड़ा इंडिफरेंट रहता हूँ, ना खुशी ना दुख वाला मामला रहता है, लेकिन दीपावली में दीपों को सजाने का, उसमें तेल डालने का, सुबह भिगोने पड़ते थे वो मिट्टी के दीप, और उनको करीने से सजाने की जिम्मेदारी मेरी रहती थी। घर का छोटा बच्चा था। इस बार मैं जहाँ भी था वहाँ से मैंने तस्वीर क्लिक की, मुझे किसी भी छत की मुंडेर पे दीप नहीं दिखाई दिए, झालर दिखाई दिए। क्योंकि दीप जो हैं वो आपके यहाँ के जो लोग बैठे हैं फुटपाथों पे मिट्टी का काम करने वाले, वो लोग जला रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं एक्चुअली। वहाँ से आप दीप नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ झालर जो हैं वो आपके घरों में चमक रही है। ये भी बाजारवाद का ही एक उदाहरण होगा। मैं वही कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो हिंदू बना के आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, इस देश की जनता को, जब तक आप लोग नहीं संभलोगे। एक बात बताओ मुझे, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। देश की राष्ट्रपति दिल्ली में रहती, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, गृह मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सारे कैबिनेट मंत्री, सब सांसद, सबके घर हैं, सबके। जब ये अपने लिए इस दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए क्या करेंगे? सोच के देखो। कितने एयर प्यूरीफायर आपके घरों में लग जाए, लेकिन जो नेचुरल ऑक्सीजन होती है, जो नेचुरल एक साफ हवा होती है, वो तो नेचुरली होती है ना। बल्कि इसको ऐसे भी देखिए ना कि पटाखे चलाने की छूट, पटाखा बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा, एयर प्यूरीफायर की बिक्रियां भी होंगी फिर, कि देखो प्रदूषण है। एयर प्यूरीफायर कितने लोग परचेज कर लेंगे? हाँ, सोच के देखो, अफोर्डेबिलिटी का भी मामला। तो इस देश को चलाने वाले तमाम बड़े लोग इस दिल्ली में रहते हैं। पिछले साल तक केजरीवाल सरकार को यही बीजेपी गाली देती थी प्रदूषण पे। आज ये आपको हिंदू बना के, सनातनी बना के कह रहे हैं कि पटाखे चलाओ क्योंकि आप हिंदू, ये आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि वही साउथ की सारी कंपनियां और अरबों खरबों का धंधा, और सबके घर भर दिए गए, ठीक है, और ये लोग हिंदू बन रहे हैं और खांस रहे हैं। और अभी तो आपसे सिर्फ पटाखों के पैसे लिए हैं, अब डॉक्टर भी पैसे देगा आपसे, ठीक है, उसको बताना कि मैं हिंदू हूँ। बता दीजिएगा, हम तो परंपरा का निर्वाह कर रहे थे कि मैं हिंदू था इसलिए आपके पास आया हूँ, और बाकी वो चेक कर लेंगे कहाँ दिक्कत है, कहाँ तकलीफ है। अल्ट्रासाउंड भी होगा, एक्सरे भी होंगे, और भी 10 टेस्ट लिख देंगे। लेकिन डॉक्टर जो भी जांच करेंगे वो मूल बीमारी नहीं होगी। मूल बीमारी तो जो है वो है आपको, वो आएगी नहीं, उसमें आएगी नहीं, ना एक्सरे में ना अल्ट्रासाउंड में। तो मूल बीमारी क्या है वो आदेश जी बता चुके हैं
इस शो में हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, बल्कि पॉलिटिक्स के तमाम वीडियोस में हम मूल बीमारियों पर ही चोट करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई करने का काम तो देखिए आप लोगों का है, आप लोगों को जो भी लगे वो बता दीजिएगा कि भाई मूल बीमारी सही पकड़ी है हमने कि नहीं पकड़ी है। बिहार इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस का जो पूरा आज बात करते करते पसीने आ गए, कार्यशैली को लेकर गर्मी बढ़ गई है ना। नहीं ये वही कारण है, हाँ पोल्यूशन। एग्जैक्टली, पॉल्यूशन के कारण। पोल्यूशन भी कारण है, और दूसरा ये विषय ऐसे हो गया आज भी, इसमें भी थोड़ा ज्यादा गर्मी आज हो गई। थोड़ा सा हीटेड आदेश जी है भी, बड़े क्षुब्ध लग रहे हैं, और क्षुब्ध होना भी चाहिए किसी भी व्यक्ति को जब दिखती है कि इनडिफरेंट या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी हो चुनावी प्रक्रियाओं में, या फिर देश का पूरा जो मीडिया है और तमाम लोग, बड़े लोग, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सब लोग जिस दिल्ली में रह रहे हैं वो दिल्ली प्रदूषण युक्त हो जाए और कोई कुछ बोले ना तो गुस्सा भी आता है, पसीना तो आएगा ही आएगा। आप लोगों को गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। आदेश जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, नीरज। और आप लोगों ने चर्चा सुनी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।